ये दोनों ही खबरें जम्मू इलाके से। जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक हथियारबंद लोगों की संदिग्ध हरकत के बाद घेराबंदी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान रात को फायरिंग हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना का ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में रक्षा परिसरों के पास एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए हैं और लगातार ये अब चौथा ऐसा अवसर है जब ड्रोन दिखाई दिए हैं और एक के बाद एक, यानी रोजाना ये घटना सामने आ रही है। 4 दिन ड्रोन इस तरह से स्पॉट किए जा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू में एयरबेस पर 2 धमाके हुए थे, विस्फोटक गिरा के ये ड्रोन वापस लौट गए थे और लगातार चौथे दिन संदिग्ध ड्रोन की हरकतें दिखाई दी। आज सुबह 2 जगह पर रक्षा परिसरों के पास ड्रोन दिखाई दिए। सुबह 4:40 पर गोस्वामी एन्क्लेव कालूचक और इसके बाद 4:52 पर एयरफोर्स सिग्नल कुंजवानी में 800 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन को मंडराते हुए देखा गया। इससे पहले ड्रोन दिखने की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। चार दिन में ये 7 घटनाएं ड्रोन दिखने की सामने आई हैं और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकवादियों को एक नया विकल्प मिल गया है ड्रोन के रूप में, और ये खतरा कितना बड़ा है इसको लेकर बार बार जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए क्या हमारी रणनीति हो, इस पर क्या आगे की प्लानिंग है, क्या तैयारी है, कई सवाल हैं। हालांकि कल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अहम बैठक रक्षा मंत्री के साथ की है इस मामले को लेकर, लेकिन ये घटनाएं वाकई चिंता पैदा करती हैं क्योंकि बेशक जिस दिन जम्मू एयरबेस पर ड्रोन विस्फोटक गिरा के गए उस दिन डायरेक्ट कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है। आपको ये स्पॉट्स हम दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। जम्मू के सैन्य इलाकों में जो है एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। 3 जगहों पर जो है आज तड़के जो है ड्रोन देखे गए हैं, कालूचक इलाके में और साथ ही में मीरा साहब इलाके में और कुंजवनी इलाके में। लगातार चौथे दिन जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है यहां पर जम्मू संभाग में, जो कि सारे डिफेंस इंस्टॉलेशन है उसके आसपास। अब यहां पर सुरक्षा जो है बड़ी कड़ी कर दी गई है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुट चुकी है कि क्या ये केवल एक ड्रोन था या अलग अलग 3 ड्रोन थे। तो लगातार चौथे दिन जो है ड्रोन की हरकत जो है सैन्य ठिकानों पर दिखी है और ये काफी जो है चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और जहां तक एयरबेस पर हुए हमलों की बात है तो उसमें जो है हो सकता है आज एनआईए की टीम जो है दिल्ली से आए और जांच का दायरा जो है इसमें बढ़ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। तो सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सुनील लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि ड्रोन्स का लगातार दिखना, बीते 4 दिन में 7 घटनाएं ड्रोन दिखने की हुई हैं और लगातार ये चौथा दिन है जब ड्रोन दिखाई दे रहा है। और इसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ये कहां से आ रहे हैं, कहां लौट रहे हैं, किसी तरह की क्या रैकी हो रही है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कई ऐसी आशंकाएं हैं जो इन घटनाओं की वजह से जन्म ले रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो बंगाल से है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव थम नहीं रहा। अब जादवपुर में एनएचआरसी टीम पर हमले को लेकर एक बार फिर सियासत होने लगी है। टीम जांच करने गई थी लेकिन हमले के फेर में फंस गई। ये टीम बंगाल में हिंसा की जांच कर रही है और हमले के बाद बीजेपी ने पूछा कि आखिर राज्य में लोकतंत्र कहां बचा है, तो टीएमसी इस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बंगाल में चुनावी हिंसा की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई टीम पर हमला हो गया। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ सलूकी हुई। एनएचआरसी के सदस्यों को काम करने से रोका गया और उनको वहां से भगा दिया गया। एनएचआरसी के एक अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि 40 से ज्यादा घरों को नष्ट कर दिया गया। हम पर गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। बंगाल का हालत कितना गंभीर है ये एनएचआरसी टीम का भी मालूम हो गया। मैं तो ट्वीट करके इसको कंडेम किया। हालत बहुत खराब है। एनएचआरसी तो खुद नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा, हाईकोर्ट का डायरेक्शन में आया है। वो हाईकोर्ट में बोलना चाहिए, लेकिन हालत इतना खराब है
इधर किसी को भी छूट नहीं है। मैं ट्वीट किया, कंडेम किया, ये बहुत खराब काज। बंगाल को जनता अगर मरना है, बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है। मारते हैं तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। ये सब इल्जाम है कि बंगाल को पीछे लगो और देवांजन जैसा काम चल रहे हैं। मेरा ख्याल से अगर 5 साल के लिए बड़ा करके कमीशन होगा जांच से तो निकल जाएगा। ही वॉज इम्प्लांटेड बाय बीजेपी। ऐसा 100-200 देवांजन घुसाकर बंगाल में पूरा 20 फैलाने का वो प्लान किया था। बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा, अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी। यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कानून व्यवस्था कहीं दूर दूर तो है नहीं, इसलिए सुरक्षा किसी का नहीं है। ये मानवाधिकार टीम का ऊपर जो आक्रमण हुआ है, ये बड़ा शर्म की बात है। बंगाल की कानून व्यवस्था इसमें उजागर होता है कि किस स्थिति में हम रह रहे हैं। यहाँ जो कमीशन गए थे उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जनता मारेगा क्यों? उसको तो प्यार करेगा, बैठाएगा, मिठाई खिलाएगा, उसको खजूर खिलाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? बात अब यूपी चुनाव में बीजेपी और योगी से मुकाबले के लिए एक और गठबंधन की। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी समेत 10 दलों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में सत्ता का संकल्प सबसे ज्यादा है। गठबंधन का एजेंडा और फॉर्मूला जाति और जोड़तोड़ को हवा देने वाला है। राजभर के मुताबिक 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, जिनमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता होंगे। हर साल 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया है, यानी 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। चुनाव दूर है, नतीजे मालूम नहीं क्या होंगे, लेकिन सत्ता और सीएम को लेकर फॉर्मूला तैयार है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की। तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए, हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। किसी भी साथी को किसी चीज की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीजें दी जाएंगी। सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पर थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पर हो रही हैं। ये तो सबका चलता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में राजभर ने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन ओवैसी की 100 सीटों पर चुनाव के ऐलान से पहले ही खटपट दिखने लगी है। राजभर 100 सीटों पर दाएं बाएं कर रहे हैं। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं, और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है।
वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है और सीटों के संबंध में मोर्चे में कोई झगड़ा तकरार कोई विवाद नहीं है। बात अब पंजाब में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की, क्योंकि अभी तक कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली आए सिद्धू कल राहुल और प्रियंका गांधी से नहीं मिल पाए। राहुल गांधी ने खुद कहा कि कल सिद्धू के साथ कोई मीटिंग तय नहीं थी। सिद्धू पटियाला से राहुल से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात आज हो सकती है। यह भी मालूम चला है कि मीटिंग की बात लीक करने से गांधी परिवार सिद्धू से खफा है। सिद्धू ऐसा करके अमरिंदर पर बढ़त बनाना चाह रहे थे, क्योंकि 2 बार की दिल्ली यात्रा में अमरिंदर की गांधी परिवार में किसी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। बहुत सारे नेताओं से मिले हैं, जिनमें पंजाब के नेता बहुत बड़ी संख्या में हैं और कोई भी व्यक्ति उनसे कोई भी नेता मिल सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जहाँ तक रहा हमारा घर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और कुछ होती है जब जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। में कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं है, खटपटाएं यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल की है। ये जो डायनेस्टिक पार्टी है, इसके ब्रेकफास्ट टेबल पे सोनिया गांधी जी कैप्टन के साथ हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नवजोत सिंह सिद्धू साथ। तो झगड़ा तो इनका यहाँ का है, वो प्रलक्षित होता है पंजाब में, नुकसान पंजाब का हो रहा है इनके झगड़े के। यूपी में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने दलित राजनीति का शिलान्यास कर दिया है। बीजेपी ये बताने की कोशिश में है कि दलितों के हितैषी वही है, लेकिन बीजेपी की राजनीति ने उन राहों में रोड़ा अटका दिया है जो वर्षों से खुद को दलितों का मसीहा बताते नहीं थकते थे। अब यूपी में दलितों के नाम पर संग्राम है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उपासक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास यूं तो महामहिम राष्ट्रपति ने किया, लेकिन इस शिलान्यास के साथ ही चुनावी उत्तर प्रदेश में दलितों पर होने वाली चुनावी राजनीति का भी शिलान्यास हो गया। बीजेपी ने चुनावी बयार में बह रहे उत्तर प्रदेश के आकाश में दलितों के नाम तमन्नाओं से भरा ये तीर फेंका है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अम्बेडकर पार्क कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने अम्बेडकर पार्क बनेगा। पार्क में अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। 5453.52 वर्ग मीटर में पार्क और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। बीजेपी का ये दलित दांव हमेशा से दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को चुभ गया। मायावती ने ट्वीट किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, यह सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती की खुली नाराजगी सामने आई तो बीजेपी की ओर से मायावती को संदेश भिजवाया गया कि आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। बीजेपी ने मायावती के तीर से ही उनकी राजनीति का शिकार करने की योजना बनाई है, लेकिन लड़ाई अकेले बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी के लिए तल्ख तेवर ही दिखे।
विपक्ष का आरोप सही है कि 4.5 साल हो गए हैं और आप आज आधारशिला रख रहे हैं उस व्यक्ति की जो हमारे संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान को लेके आए थे उसमें सबको राइट टू लाइफ भी दिया गया था, जीवन का अधिकार। क्या योगी आदित्यनाथ उस अधिकार को सुरक्षित कर पाए हैं? अंबेडकर के नाम पर बीजेपी की इस चाल से भले ही विपक्षी चेहरों की हवाइयां उड़ी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने अपने वोट बैंक के चक्कर में स्मारकों की राजनीति कोई नई बात नहीं है। अपने ही शासनकाल में मायावती ने हाथियों की कतारें लगा दी थी। उन्होंने अंबेडकर के साथ साथ अपना भी पुतला बनवा दिया था। उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की राजनीति कुछ नई नहीं है। आप जो मूर्ति इस वक्त आज तक के कैमरे पर देख पा रहे हैं वो मायावती की है, जो फॉर्मर यूपी सीएम थी। 2007 से 2012 तक यूपी सीएम थी और ये मूर्ति तब बनवाई गई थी। ऐसी कई मूर्तियां मायावती के काल में बनवाई गई, जो कुछ खुद मायावती की थी तो कुछ बीआर अंबेडकर की थी। तो इस तरह की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है वो पहले से रही है। और अब जब भाजपा आज एक तरह से इनॉग्रेशन कर रही है अंबेडकर की मूर्ति का, जो कि प्रेसिडेंट कोविंद खुद आए हैं यहां पर करने, उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा ये दलित आउटरीच के लिए कर रही है, पर राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो बसपा हो या सपा हो, जो भी पार्टी हो, इस तरह की मूर्तियां हमेशा से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बनती रही हैं। इसी तरह अपने ही वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता में रहते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया था। छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उनके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से जैसे थे वो किसी से नहीं छुपे हैं। उसी की तर्ज पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये उन्हीं जनेश्वर मिश्र की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से फिर से मूर्तियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा ने अंबेडकर की मूर्ति का आज जो है आधारशिला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दलित वोटों को खींचने के लिए ऐसा किया गया, जबकि सपा का कहना है कि उनके कार्यकाल में अगर मूर्तियां लगाई गई थी तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी किया गया था। जो जनेश्वर पार्क का पूरा देख पा रहे हैं यहाँ से जो पूरा व्यू है, इसको जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी कहा जाता है। और ये जो व्यू ये इस मूर्ति के साथ ही साथ ये पार्क भी बना था। तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष ये रखा है कि उन्होंने मूर्तियां जरूर लगवाई हैं, पर मूर्तियों के साथ साथ उन्होंने यूपी का डेवलपमेंट भी किया है, ना कि भाजपा की तरह इलेक्शन से 6 महीने पहले मूर्ति की लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी करके वोट खींचने का प्रयास किया हो। अब बीजेपी यूपी में दलितों की राजनीति चुनाव आते ही गर्मा जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में दलितों का 20% से ज्यादा होना। दलितों का समीकरण ऐसा है कि यूपी का दलित जिस दल से दिल लगाता है, मान लीजिए कि वही सत्ता के करीब पहुंचता है। आपको यूपी में दलितों का ये पूरा समीकरण बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी पुरानी भारतीय राजनीति है उससे कहीं ज्यादा पुरानी दलितों पर होने वाली सियासत है। या यूं कहिए कि जब चुनावी समर शंख फूंका जाता है तो पता नहीं कहां से मुद्दे में दलित आ जाता है। तो चुनावी उत्तर प्रदेश में दलित के नाम पर होने वाली राजनीति शुरू हो गई है। तो चलिए समझिए इस दलितों के गणित को कि हर चुनाव से पहले ये पार्टियों को प्यारे क्यों लगने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 20.7% दलित आबादी है। 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 14 लाख दलित हैं। ये संख्या इतनी है कि अगर आधे दलित भी किसी एक दल का शिरा थाम ले तो उसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकते हैं। इसीलिए दलितों के नाम पर झंडा बरदारी करने वालों की लाइनें लगी रहती हैं। काशीराम ने अपने आप को सूबे में दलितों का सबसे बड़ा नेता बनाया था और उन्हीं की विरासत वाली सियासत मायावती ने शुरू की। लेकिन 2014 के बाद से समय ने ऐसा चक्र चलाया कि दलितों पर होने वाली राजनीति की दिशा बदल गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटव को छोड़कर अन्य दलितों में 45% ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जबकि बीएसपी को 30% और समाजवादी पार्टी के हिस्से सिर्फ 11% वोट आए थे। ये सीधे सीधे मायावती के लिए करारा झटका था, क्योंकि मायावती की पूरी राजनीति ही दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन उनके लिए इससे भी भयानक झटका इंतजार कर रहा था। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 84 सीटों पर दलितों का प्रभाव है और 2017 में बीजेपी ने इन 84 सीटों में से 70 सीटें जीत ली।
तो बड़ी खबर, जम्मू में आज एक बार फिर साजिश का ड्रोन नजर आया है। सेना और वायुसेना कैंप के ऊपर से ये ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। पहला ड्रोन जहां सुबह 4:40 पर कालूचक में नजर आया, तो वहीं दूसरा 4:52 पर कुंजवानी में दिखा। और इस तरह से बीते 4 दिनों की तस्वीर आप देखिए। बीते 4 दिनों से लगातार ड्रोन का दिखना जारी है और ये 7वीं घटना है बीते 4 दिन में ड्रोन दिखाई देने की। 26 और 27 जून की दरमियानी रात 2 ड्रोन्स ने एयरफोर्स स्टेशन पर बम गिराए थे। इसके बाद से ही सेना कैंप्स के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाले अब तक उनके हाथ नहीं लगे हैं। ड्रोन का इस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास दिखाई देना कई तरह की चुनौतियां अपने साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस क्या आतंकवादियों के निशाने पर हैं, क्योंकि बीते वक्त में जिस तरह के हमले दिखाई दे रहे थे, ड्रोन एक तरह से बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि भारत में जम्मू में एयरबेस पर जो हमला हुआ वो अपने आप में पहला ऐसा अटैक था जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन पर सख्त नीति की वजह जम्मू कश्मीर में आतंक की वो दस्तक है जिसमें ड्रोन की भूमिका अहम हो गई है। जब आतंकवादी कश्मीरियों का हौसला नहीं तोड़ पाए तो अब वो ड्रोन से डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह के फियर साइकोसिस की यहां पर कोशिश हो रही है और इस बात का जिक्र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के आईजी ने भी किया। आतंकियों को ड्रोन साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एंटी ड्रोन टेक्निक से आतंकियों के ड्रोन तबाह किए जाएंगे। वहीं ड्रोन उड़ाने वालों के लिए नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। इसी तरह जम्मू में लगातार उड़ते ड्रोन और एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ड्रोन नीति पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसमें आतंकियों की इस नई चाल को नाकाम करने के लिए नई ड्रोन नीति बनाने के साथ ही सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने पर बात भी हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री जी शंकर रेड्डी ने भरोसा दिया है कि हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आतंकियों की ड्रोन को मार गिराया जाएगा। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास अभी भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छे टेक्नोलॉजी है। जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आया बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल पर पहले से ही एक नीति बन रही है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के मुताबिक 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। वहीं कुछ नो फ्लाइंग जोन है जहां ड्रोन उड़ाने की मनाही है। जम्मू हमले के बाद कुछ और इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, ग्वालियर भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ड्रोन हमले की आशंका को लेकर पुलिस सतर्क है। उधर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश से परेशान पंजाब के डीजीपी ने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय हुई। जम्मू ड्रोन हमले को सरकार ने नई चुनौती के तौर पर लिया है। तकनीक और ताकत के साथ अब इसे जोरदार जवाब देने की तैयारी है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए धमाके के बाद अब भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रोन का सही और गलत इस्तेमाल हो सकता है। गुरुग्राम में ड्रोन बनाने वाली कंपनी में हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे और देखा कैसे ड्रोन आतंक का हथियार भी बन सकते हैं। 24 जून 2021, जगह दिल्ली।
देश की राजधानी में दिल्ली से कश्मीर और दिल की दूरियां खत्म करने की प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। घाटी का हर बड़ा नेता उनसे दिल की बात कहता है। कश्मीर को लेकर एक नई उम्मीद का जन्म होता है। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है। जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। 26 जून 2021, जगह जम्मू। 24 जून को कश्मीर पर बैठक खत्म होने के 48 घंटे के अंदर जम्मू में देश का पहला ड्रोन अटैक हो जाता है। 26 जून की रात आतंकी ड्रोन जम्मू के एयरफोर्स बेस पर विस्फोटक गिराकर गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद हर दिन जम्मू के अलग अलग इलाकों में रात के अंधेरे में ड्रोन से खौफ फैलाने का काम हुआ। सवाल यह है कि 24 जून के बाद से कश्मीर में अचानक आतंकवादी वारदातें क्यों बढ़ने लगी? तो इसका सीधा जवाब पटरी पर लौटता कश्मीर है, जो अपनी शांति के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आतंकवादियों को ये सब रास नहीं आ रहा, इसीलिए पिछले हफ्ते भर में कश्मीर की फिजा ही बदल गई है। घाटी में आतंकी एसपीओ के घर में घुसकर उसके परिवार को मार रहे हैं, तो जम्मू में ड्रोन हमला करके बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, जिस हिसाब से ये बार बार ये कालूचक एरिया के अंदर और ये बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रोन्स का आना जाना लगा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी बड़े मंसूबे की करने में प्लानिंग कर रहा है, और वो या तो इन्फिल्ट्रेशन है या फिर जिस हिसाब से ये जम्मू टेक्निकल एरिया में ड्रोन्स का अटैक हुआ है उस हिसाब से कोई अटैक करने की में लगा हुआ है। क्योंकि ये जो एरिया जहाँ जहाँ ये ड्रोन दिखे हैं वो सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमारे जो हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। लगातार तीसरे दिन भी जम्मू में सुरक्षा बलों ने रात में 2 अलग अलग कैंप के पास 3 बार ड्रोन देखे। पहली बार रत्नुचक के पास रात 1:08 पर, दूसरी बार सुबह 3:09 पर 7.5 किलोमीटर दूर कुंजवानी में, और तीसरी बार तड़के सुबह 4:19 पर एक ड्रोन कालूचक में कैंप के ऊपर उड़ता दिखा। ये कुंजवनी इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आर्मी का कैंप है। दीवार जो है ये बाउंड्री वॉल है आर्मी कैंप की, और यहाँ पर भी जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी। अब जो है जो जांच एजेंसियां हैं इस चीज में जुट चुकी है कि क्या ये 3 अलग अलग ड्रोन थे या एक ही ड्रोन था जो कि 3 स्थानों पर देखा गया। तो साफ तौर पर इस समय जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो गहन चिंतन में लगा हुआ है। जिस तरह से अजरबैजान ने ड्रोन की मदद से आर्मीनिया को पीछे धकेला, लगता है उससे उत्साहित होकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन पर दांव लगाया है, क्योंकि इन छोटे ड्रोन के खिलाफ मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। इसीलिए सरकार भी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी, तभी सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकवादियों का हौसला बढ़ गया और 26 जून की रात को वो भारत का पहला ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे। आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए अगले दिन भी सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाया और 27 जून की रात को कालूचक मिलिट्री बेस के ऊपर 2 डोन मंडराते दिखे। जम्मू ड्रोन अटैक की शुरुआती जांच में लश्कर का हाथ सामने आ चुका है और इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है। इसका कंट्रोल कहीं नजदीक से ही हुआ है, क्योंकि सिग्नल स्पेशली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं ड्रोन्स में जो मीलों दूर से किए जाएं या रावलपिंडी या कहीं और से किए जा सकें। हो सकता है मंगला या कहीं और नज़दीक जो है इनका बेस है वहाँ से किया गया है कंट्रोल। मंगला एक्चुअली ड्रोन्स का घर है। जम्मू में ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गूंजी है। यहाँ भारत ने दुनिया को आतंकवादी वारदात में हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। इस हिसाब से ये जो चीज है ये मिसयूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, तो इसके खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशंस को पूरा संज्ञान लेके इसका एक पूरा खाका बनाना चाहिए कि ये जो है टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकती है और किस हिसाब से मिसयूज में वो जो मिसयूज करे उसको इमीडिएटली ब्रांड किया जाए टेररिज्म की तरफ से। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के मुकाबले हालात बेहतर हुए हैं। 24 जून को दिल्ली में देखी ये तस्वीर उसकी सबसे ताजा मिसाल है, जहां राज्य के सभी बड़े नेता बिना शर्त विकास के एजेंडे के लिए इकट्ठा हुए। सीधी सी बात है कि आतंकवादियों को ये सब रास नहीं आ रहा और बौखलाहट में वो ऐसा कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने ड्रोन को लेकर अपनी पॉलिसी की समीक्षा की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की।
देश के मौजूदा सुरक्षा हालात पर प्रधानमंत्री की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री की इस बैठक के दौरान जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बीच देश के तमाम सुरक्षा हालातों की बारीकी से समीक्षा की गई। मतलब साफ है, सरकार इस नए हमले की चुनौती से निपटने की तैयारी ठोस तरीके से करने में जुट गई है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री ने कैसे एक हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि जो खतरा ड्रोन के लगातार दिखने से मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास जो हो रहा है उसको लेकर आगे क्या रणनीति हो। लेकिन हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ड्रोन के सही और गलत इस्तेमाल का खतरा किस लेवल तक है। आपको हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट, क्योंकि वो गुरुग्राम में ड्रोन बनाने वाली कंपनी तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे ड्रोन आतंक का हथियार बन सकता है। जम्मू में वायुसेना के हवाई अड्डे पर ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ है उसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम गुड़गांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन डीजीसीए की है। आम भाषा में समझना चाहें कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा, जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि जो अगर डीजीसीए अप्रूव ड्रोन है वो एक निर्धारित एरिया में उड़ते हैं, लेकिन जम्मू में क्योंकि जो घटना हुई है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 ड्रोन जाकर एक विस्फोटक वहां पर गिराने में कामयाब हुए हैं। जी देखिए सर, इसमें क्या है, जो अभी चाइनीज ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम कल के सिनेरियो को देखें तो जिस तरह से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, तो वो ड्रोन जो था वो बड़ा ही स्मार्ट ड्रोन था। तो अभी जैसे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूं, तो वहां पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। तो जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज ड्रोन है वो काफी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, जो जीपीएस लगा होता है बेसिकली, इस जीपीएस में क्या होता है कि इसको भी आप जैमर्स को बाईपास कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोकल मेड या किसी चाइनीज ड्रोन की मदद से किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह की घटना जम्मू हवाई अड्डे पर हुई है, वहां पर रात के अंधेरे में जो ड्रोन जो डीजीसीए की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ऐसे ड्रोन, छोटे ड्रोन में पेलोड यानी कि हथियार, गोला बारूद लगाकर उन्हें वहां वायुसेना स्टेशन के अंदर ड्रॉप किया गया। एक निश्चित टारगेट उनको दिया गया था, हालांकि वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 2 ड्रोन की मदद से, ऐसे जो छोटे ड्रोन हैं उनकी मदद से उन पर गोला बारूद लगाया गया, विस्फोटक लगाया गया और उनको वायुसेना स्टेशन के अंदर लगाया गया। इस वक्त ड्रोन्स को लेकर जिस तरह से डीजीसीए की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ड्रोन्स के ऑपरेशन को लेकर डीजीसीए की तमाम तरह की गाइडलाइन है, उसके लिए एक निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन जो चाइनीज ड्रोन है या जो ब्लैक मार्केट में इस तरह के ड्रोन उपलब्ध हैं, उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह की घटना जम्मू में हुई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, गुरुग्राम, आज तक।